गॉट इट। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दिया गया है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी 1। मैं A प्लस गैसियस से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, तब जाके मैं जो एनर्जी देता हूं दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा A2 प्लस गैसियस। अब बच्चों मुझे एक बात बताना कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है? दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। ओके, अब ये बताइएगा कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला है उसको निकालने में मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ा होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाला उसको निकालने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ा होगा? दूसरे वाले में सिंपल सी बात है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो साइज तो छोटा हो गया होगा, फिर दूसरा को निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक उसी प्रकार यदि A2 गैसियस से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मैं बोलता हूं मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 3 सप्लाई कर रहा हूं, बन गया A3 प्लस गैसियस। तो ये कहानी होती है। You should remember कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 is less than आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे टफ होता है। गॉट इट? समझ गए? अब बेटा मुझे एक बात बताना कि क्या मैं चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं अब आयोनाइजेशन एनर्जी 4? नो सर। देखो बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है क्योंकि साइज इतनी छोटी हो जाती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो रीजन ये होता है, एक सिंपल लाइफ के एग्जांपल से भी समझोगे आप। ये भी मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है ना, वो आपके घर आया और बोला कि देख दोस्त हम प्रॉब्लम में हैं, तू हमको एक 100 रुपया दे। तो पहला दिन आप उसको चलो दोस्त समझ के 100 रुपया दे देते हो, ले जा भाई, ओके। पर मानो वो दूसरा दिन भी पहुंच गया और बोला कि सर नहीं कि दोस्त मुझे और 100 रुपया दे, तो दूसरा दिन आपसे वो यदि पैसा निकालना चाहेगा तो उसको ज्यादा बड़ा बहाना देना पड़ेगा कि कम बहाना देना पड़ेगा? ज्यादा बड़ा बहाना देना पड़ेगा, तब ना आप दोगे कि तो वो बोलेगा कि दोस्त एक ऐसे प्रॉब्लम था, ठीक है चलो दोस्त है दे देते हैं। ओके, अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, वो तीसरा दिन फिर पहुंच जाए और बोले कि दोस्त यार ऐसा ऐसा दिक्कत है, देखो ना बहुत प्रॉब्लम है, तुम हमको 100 रुपया दोगे क्या? तो तुम बोलोगे गजब बात करते हो यार, डेली डेली पहुंच जा रहे हो। फिर भी वो कुछ बहुत बड़ा बहाना बनाएगा कि चलो मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, तो ठीक है चलो आप मान के दे दोगे कि दोस्ती है, चलो दे देते हैं। पर तीसरा दिन पैसा निकालने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यस सर। करना पड़ा। अब बताओ चौथा दिन वो फिर पहुंच जाए और बोले कि मुझे एक और 100 रुपया दो और, तो क्या आप दोगे? नो सर। बोले भैया प्रणाम, है ना। तो उसी प्रकार एक एटम से चौथी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी और उतना एनर्जी आएगा कहां से? तो 3 तक, इसलिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी एटम जो रहती है A3 प्लस तक जाती है, A4 प्लस मतलब ना के बराबर देखा जाता है। ओके, गॉट इट? चलिए, तो ये तो हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या क्या पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ एटम। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि यदि साइज इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होना चाहिए? Decrease. इंक्रीज। इंक्रीज। चलिए देखते हैं, ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक एटम है Decrease. और ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। तो ज्यादा अट्रैक्टेड है तो इसको निकालने के लिए ज्यादा ना मेहनत करना पड़ेगा, इस तो आराम से निकल जाएगी। तो साइज इंक्रीज होगी तो आपको कम ताकत लगाने पड़ेंगे निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ आ जानी चाहिए। अब देखिएगा चार्ज।
अब ये भी तो आप लोग मुझे शायद बता दोगे बड़ा आसानी से। मुझे बताना कि A+ से, A2+ से और A3+ से किससे मैं इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकाल सकता हूँ, किससे निकालने में सबसे मुश्किल? A+ से सबसे आसानी से निकल सकता है, A3+ से सबसे मुश्किल से निकल। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा वाला चीज है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बेटा, आप सभी को मालूम है, मुझे बताओ अक्रॉस द पीरियड साइज के साथ क्या होना चाहिए? increase, Decrease. Decrease, sir. decrease, अक्रॉस द पीरियड साइज छोटी होती जाती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं एक सिंपल कहानी, देखो, लिथियम, बेरिलियम, नेक्स्ट कौन आता है? बोरोन, कार्बन, Nitrogen, नाइट्रोजन, Oxygen. फ्लोरीन। Fluorine. सेकंड पीरियड है ना, दिस इज सेकंड पीरियड। तो आपको मालूम है अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो साइज छोटी होगी, वेरी सिंपल। ओके, अब मुझे एक बात बताना, मैं आपसे पूछूंगा बेटा मुझे बता दे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या कहानी होना चाहिए, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल? लिथियम से आसान है। lithium से आसान है, लिथियम से आसान है और फ्लोरीन से निकालना सबसे टफ है। मुश्किल। मुश्किल। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, बट थोड़ा सा लफड़ा है और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा लफड़ा होता है, इस जगह पे थोड़ी चेंज होती है। बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू बेरिलियम, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो सबसे पहले चलो मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कहानी आपको बताता हूँ, ये आसान है, जल्दी समझ जाओगे। मैं आपसे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूं, मुझे आप बता सकते हो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p3, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन यदि पूरा भी बोल दो तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना? तो बेटा इसका अंतिम वाला ये जो 2p आप देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ तो ये कैसी फील्ड है, हाफ फील्ड है कि नहीं है? Yes, sir. है ना, हाफ फील्ड है। वहीं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बोलूं कि 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन का यदि मैं लास्ट वाला जो p सबशेल है उसका बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऑक्सीजन को बोलूंगा जाके कि बेटा ऑक्सीजन तू एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो वो खुशी खुशी निकालेगा कि नहीं निकालेगा, मुझे बोलो। yes sir, Yes, काहे निकालेगा? काहे कि वो बोलेगा हम तो हाफ फील्ड हो गए, खुशी खुशी निकाल देगा वो, है कि नहीं? तो बेटा ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने से। वही नाइट्रोजन को आप बोलेगे कि तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो यार, क्या वो निकालेगा? No, sir. no sir, sir. नाइट्रोजन बोलेगा माथा खराब है क्या, मेरे तो हाफ फील्ड है, हम क्यों एक निकालने जाए? तो इसलिए आपको मालूम चल गई कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना इज कंपैरेटिवली इजी कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम होगी कंपेयर करोगे नाइट्रोजन से, तो एंड दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ही मैं बात कर रहा हूं, और कोई दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? गॉट इट? तो ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे रीजन आपको मैं दे दे रहा हूं, हाफ फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल। क्लियर? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्लियर? समझ गया? चलिए, ये कहानी हो गई। अब बेटा देखो बेरिलियम और बोरोन, आप मुझे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बताओगे क्या? 1s2 1s2 2s2, 1s2 2s, बोरोन का
1s2 2s2 2p1 2p1. बेटा मुझे एक बात बताना आप लोग कि देखो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालनी है एस से, ठीक है ना, एस से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन, और बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है पी से। ओके, अब एक छोटी सी बात मैं यदि आपसे पूछूं, SPDF में न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होगा? एस होगा कि पी होगा कि डी होगा कि एफ होगा? S. वेरी सिंपल। तो एस जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के थोड़ा करीब होते हैं, पी वाले थोड़े कम करीब होते हैं, डी वाले सबसे कम करीब होते हैं, एफ वाले सबसे लीस्ट करीब होते हैं। ओके, तो देखो मैं दूसरा ही सेल है, इसका भी दूसरा ही सेल का एस से निकालना चाहता हूं, इसका भी दूसरा ही सेल का पी से निकालना चाहता हूं। ओके, तो एस वाला मैं बोल सकता हूं मोर पेनेट्रेटेड है, मोर पेनेट्रेटेड है किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ। ओके, एंड दिस वन इज लीस्ट पेनेट्रेटेड। ओके, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब बच्चा मुझे एक बात बताना कि जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? जो दूर है। है ना? तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मैक्सिमम प्रॉब्लमैटिक। ओके, इसमें लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम एनर्जी लगेगी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे। ओके, एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कम लगेगा। तो बेरिलियम आप समझ सकते हो कि बोरोन थोड़ा आसान है, तो बोरोन पहले आ जाएगा और बेरिलियम बाद में आएगी। ओके, गॉट इट। अब मैं आपसे बात करूं चलो नोबल गैसेस का, तो आपको क्या लग रहा है, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा कि सबसे मुश्किल होगा? सबसे मुश्किल। सबसे मुश्किल। क्यों सबसे मुश्किल होगा? क्योंकि वो स्टेबल है। सर वो स्टेबल रहते हैं। फुलफिल्ड है। नियॉन का यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 एंड 2p6। तो अब बच्चा देख 2p6 है तो 2p तो फुलफिल्ड है ना। आप फुलफिल्ड क्या इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, हम तो फुलफिल्ड है। ओके, so I will show you a graph that is a very important graph. Okay, इस ग्राफ को आप जरा देख लीजिए। किसी भी पीरियड में मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किससे होना चाहिए? नोबल गैस। नोबल गैस से। नोबल गैस। नोबल गैस। तो ये ग्राफ देखना, दिस इज अ वेरी टेक्निकल ग्राफ, ये काफी अच्छी ग्राफ है। देखो हाइड्रोजन हीलियम, ये पहला पीरियड है, तो पहला पीरियड में हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इज द मैक्सिमम प्रॉब्लमैटिक, तो सबसे ज्यादा लग रही है। सेकंड पीरियड में नियॉन से, थर्ड पीरियड में आर्गन, उसी प्रकार क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे लफड़ा आया है, बेरिलियम से निकालना मुश्किल है कंपेयर टू बोरोन। देख रहे हो ना, बेरिलियम से यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ ज्यादा एनर्जी लग रहा है, बोरोन में कम लग रहा है। आपको मालूम है ना रीजन, अभी एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है इस ग्राफ से रिलेटेड। अब बच्चा मुझे एक बात बताना, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है, आपको समझ आ गया? यस सर। है ना? यस। गॉट इट। तो ये दिमाग में रखिएगा। सिमिलरली वही कहानी इस जगह भी होगी, फास्फोरस और सल्फर में भी। फास्फोरस हाफ फील्ड होता है, सल्फर हाफ फील्ड नहीं होता है। ओके, तो फास्फोरस से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस जगह पे लफड़ा आएगा। समझ गए? सेम पोजीशन पे मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो जिस तरह सेकंड पीरियड में प्रॉब्लम आती है उसी प्रकार थर्ड पीरियड में भी प्रॉब्लम आएगी। समझ सकते हो ना? मैग्नीशियम का यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैग्नीशियम क्या है, कितनी होती है, 12 होती है ना, तो नियॉन 2s2 सॉरी 3s2,
ओके, एस से निकालना है। एल्युमिनियम का कहां से निकालना है? 3s2 P1 P1 से निकालना है। तो P से निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है, इसलिए एल्युमिनियम से कम एनर्जी लग रही है, मैग्नीशियम में ज्यादा लग रही है। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बता दे बेटा मुझे। नियॉन 3s2 3p3 3p6 3p3 तो आराम से निकालना इससे मुश्किल है ना, हाफ फील्ड है। वही सल्फर क्या होती है? 3s2 3p4 3p4 तो भैया एक निकालोगे तो क्या होगा? हाफ फील्ड हो जाएगी। कहानी खुश इसकी है कि नहीं? चलिए, दिस इज द रीजन, ये दिमाग में आप लोगों को रखना है, समझ गए? तो एक बार सम अप कर लो, मैं बता दे रहा हूँ रफली, मैंने अच्छे से लिख दिया ये सारी चीज को। एटॉमिक साइज जितनी बड़ी होगी उतना रिमूवल क्या होगा? आसान। इजी। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, रिमूवल क्या होगा? different इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड से निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, नो सर। चलो उससे पहले एक छोटी सी मैं क्वेश्चन चाहता हूं कि आप लोग बनाओ और इस क्वेश्चन का जवाब दो। आप लोग सोच के जवाब देना बेटा, ठीक है ना? मतलब दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जरा सोच के जवाब दोगे तो अच्छी जवाब आएगी। Which of the following metal is expected to have the highest ionization energy 3? तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, ध्यान से देखना, तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आराम से पहले। चल मैं वैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो क्या बोलोगे? वैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलना जरा। 4s2 3d ओके, तो चलो ये पूरा ही मैं बात करूं आपसे तो आप बोल सकते हो आर्गन 18 हो गई, ठीक है ना? फिर 4s2 हो गई 20 और फिर क्या हो गई? 3p, ठीक है ना? 18 20 23। क्रोमियम का पूछूं तो 4s1 3d5 4s1 3d5 बहुत वेरी गुड गुड बॉयज। मैंगनीज बेटा 4s2 4s2 3d5 3d5 बहुत अच्छे। आयरन 4s2 3d6 अच्छा बेटा, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, ध्यान से देखना। ओके, मतलब पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें ताकत लगेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मतलब आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। एस से निकलेगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन को डी से निकालना। इसका एस से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन और डी से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका 3d4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मैं 2+ कर देता हूं, 2+ कर देता हूं। मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2+ कर दिया। आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2+ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, किससे अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ लग रहा है आपको? सी सी से? क्यों सी से? क्यों सी से? क्योंकि सी एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लिया है यस अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, है ना? और डी हाफ फील्ड से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो इट्स टफ, है कि नहीं? अच्छा आपसे इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि सबसे आसान किससे है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो बता सकते हो आप? डी सर बी। सर बी ऑप्शन डी ऑप्शन बी और डी बोले, डी फॉर दिल्ली। सर बी क्रिप्टन कैप्टन बोल रहे हो सर, बी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। देखो यदि सर मैं डी सर डी सर आयरन डी डी होगा पक्का ना? डी होगा। यस एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D5 हो जाएगा ना, तो मजे की बात हो जाएगी इसकी। ओके
समझ गए? तो सबसे आसान इससे होगा, सबसे मुश्किल इसको। चलिए बेटा, आई होप आप लोग समझ गए हो। और क्वेश्चंस करेंगे बट बाद में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से देखिएगा। ओके, द एनर्जी released when an extra electron is added to neutral isolated gaseous atom। मतलब आपके पास एक एटम है, ओके, आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ एक पल के लिए, क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्लोरीन खुश होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. खुश होगा, बहुत Yes, खुश होगा sir. ना, है ना? कूद फांग करेगा एकदम, और कूद फांग करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा अपना। तो कोई भी सिस्टम जब स्टेबल होती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे कहानी बात करूं तो कितना एनर्जी रिलीज होता है जब आप एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने में, मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो बेटा ये कैटायन बनेगा कि एनायन बनेगा? कैटायन के एनायन? Anion. Anion. एनायन, एनायन। आप लोग देखो, ओहो, ऐड करेगा तो सर नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव हो जाएगा, ऐड करेगा। एनायन। देखो आप लोग क्यों नहीं याद रखते हो? कैट आयन, देखो कैट आयन, ध्यान से देखो, कैट टी कैसा है? प्लस से मिलता जुलता है ना, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, टी प्लस से मिलता जुलता है ना, तो पॉजिटिव आयन, कैट आयन। इस तरह याद रखना ना, कभी गलती नहीं करोगे। और नेगेटिव आयन मतलब एन आयन, एन आयन बनती है। ओके, तो देखिए व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन नाउ हियर, दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है चाहत, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। कितनी इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत होगी? जितना इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, सेम चीज है ये, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। देखना थोड़ा ध्यान से आप लोग। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि मैं लिखता हूं तो मैं EA बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखता हूं तो उसका मैं ऐसे लिखता हूं, डेल्टा HEG। अब इसका फुल समझ तो आपको थर्मोडायनामिक्स में आएगा, ये डेल्टा HEG क्या होता है, बट सिंपल आप इतना समझ लो, डेल्टा H मतलब चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन, EG चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन। फिलहाल सिंपल इतना समझो कि एनर्जी में कितना बदलाव आता है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ओके, अब समझने की बात यहाँ पे है कि डेल्टा HEG, मान लीजिए एक सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा एनर्जी बाहर जाता है कि अंदर आता है, मुझे बताना तो। सर बाहर जाता है। बाहर जाता है। तो रिलीज जब होते हैं। बाहर जाता है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगा। घटेगा। तो आप ये ध्यान देना कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा HEG नेगेटिव होती है। फिलहाल इतना दिमाग में रखना है। और मानिए एंडो रिएक्शन है, एंडो मतलब क्या होता है? एनर्जी अंदर की ओर आता है, अंदर। तो एंडो यदि रहेगा तो हम एनर्जी मानेंगे कि सिस्टम की बढ़ गई है, तो हम लोग पॉजिटिव साइन। ओके, तो इसी चीज से मैं कुछ समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक एटम है, ठीक है ना, ओके, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो बन गया एनायन, A- गैसियस। और इस प्रोसेस में मान लीजिए 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी
मतलब मैं यूनिट नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं, जस्ट मान लो कि 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हुआ है। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा मालूम है? यदि मैं लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू +100, तो इसका मतलब होता है कि 100 एनर्जी बाहर निकली। बट वही आप इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म में लिखोगी तो बेटा मुझे एक बात बताओ, तो 100 अमाउंट एनर्जी रिलीज हुआ है, तो सिस्टम का एनर्जी गिरा कि बढ़ा? गिरा, मतलब एक्सो रिएक्शन हो रही है, तो एक्सो में क्या होगी, इसको हम क्या साइन देंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। चिंता मत कीजिएगा, यदि आप EA +100 लिखा हुआ है और डेल्टा H EG -100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेम चीज बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? गॉट इट? चलो आपकी मैं थोड़ी लॉजिक आप चेक करता हूं। तो ये तो हो गया, चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 पहला इलेक्ट्रॉन डाले तो एक्सोथर्मिक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। पर मुझे एक बात बताओ, A- गैसियस में मैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि जब दूसरी बार मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं इसमें, तो वो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए? Absorb. So, क्यों? जरा सोच के बताइएगा। क्योंकि वो एनर्जी को अभी रिलीज किया है तो वो एनर्जी गेन करेगा ना उसके बाद। ठीक है, लॉजिकली थोड़ा सा और देखो। बेटा मुझे ये बात बताना कि ये जो A- गैसियस है, इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है ना? तो मुझे एक बात बताइए, एक नेगेटिव चीज में एक नेगेटिव वाला चीज को ऐड करना चाहते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आपस में ले लेगा क्या अंदर? No, sir. no, sir. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर भी यदि मैं चाहता हूं कि मैं वो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डाल ही दूं, तो मुझे क्या प्रेम से वो काम करना पड़ेगा कि जबरदस्ती वाला काम होगा? जबरदस्ती। बाहर से एनर्जी लगाइए आप, है कि नहीं? तो बेटा ये दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 मतलब दूसरी इलेक्ट्रॉन डालना, और A2- गैसियस यदि मैं बनाना चाहता हूं, तो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, due to repulsion between anion, ये वाला एनायन बन जाती है, एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आती है और एनायन के बीच में, तो भैया रिपल्सन होना ही होना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में आपको रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ओके, क्यों? क्योंकि एनायन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होती है। ओके, देखो कुछ बच्चे जो लास्ट लेक्चर मिस किए हो, वहां पे एटॉमिक रेडियस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाई हुआ है, तो प्लीज देख लीजिएगा उस लेक्चर को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को जो चीज मैं बताया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि शो करना है तो हम लोग प्लस साइन से शो करते हैं कि प्लस इतना अमाउंट ऑफ हीट निकला, और वो इसी चीज को इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म में शो करना है तो आपको -Q के टर्म में शो करना है। ओके, ये तो आप समझ चुके हो। तो डेल्टा H EG नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो ये तो आप जान ही चुके हो। आप देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। यदि मैं आपसे बात करूं एक छोटा सा कि एज, पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं, एज साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज की इंक्रीज? Increases. देखो समझो ऐसा, ये एक छोटा वाला एटम है, ये एक बड़ा वाला एटम है। ओके, इसका न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक जा सकता है, इसका न्यूक्लियस के चार्ज उतना बाहर तक नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक इलेक्ट्रॉन यदि ला रहा हूं
तो कौन जल्दी से अपने अंदर में ले सकता है इलेक्ट्रॉन को? छोटा वाला छोटा वाला। छोटा वाला। साइज इंक्रीजेस, तो जल्दी जितना लेगा वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो साइज इंक्रीज होता तो जल्दी नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? Decrease. और इसका मेजर रीजन होता है ड्यू टू स्मॉल जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मालूम है ना आप लोगों को? जेड इफेक्टिव मतलब जो आउटर मतलब न्यूक्लियस का चार्ज जो फील होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। ओके, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का चार्ज जो फील होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके सबसे ज्यादा कौन खुशी मनाएगा? सर जिसको स्टेबल होना है। स्टेबल तो सबको होना है। ग्रुप 17 में तो सब एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। सर उसको मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, मेरा बोलने का मतलब है। सर जिसका साइज छोटा रहेगा। जिसका साइज छोटा रहेगा, साइज छोटा रहेगा वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो आपको लगता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा एक लॉजिक है, ठीक है ना? ठीक है ना, सर ने ये पढ़ा दिया कि भैया साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, ठीक है, ये जनरल रूल है। बट जनरल रूल तो हर जगह नहीं चलता है, कहीं ना कहीं और डिफरेंट लॉजिक भी लगानी पड़ती है। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा रूम में रहते हो और उस रूम में 4 आदमी रहते हैं, ठीक है। किसी दिन एक 5वां आदमी उस रूम में बोला कि आज रात मैं यहीं ठहरूंगा। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या वो 5वां आदमी आराम से रह पाएगा उस छोटे से कमरे में? नहीं। तो कहानी क्या होती है, एज आपकी लॉजिक तो इतनी स्ट्रांग होगी, आप मालूम है आपको कि फ्लोरीन की साइज इज वेरी स्मॉल। फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। यस। अब फ्लोरीन के छोटे से सिस्टम में पहले से 9 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। 9 होती है एटॉमिक नंबर, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये छोटा सा जगह में पहले से 9 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब और एक इलेक्ट्रॉन इस छोटे से सिस्टम में आप डालोगे ना, तो रिपल्सन बढ़ने लग जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना करीब हो जाता है कि अब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लग जाती है। तो एक सिस्टम में यदि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना उतना ज्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है। देखो ले लेता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नहीं लेता है, बट उतना ज्यादा नहीं पसंद करता है जितना क्लोरीन पसंद करेगा। जो क्लोरीन होता है ना, उसका साइज बड़ा है। अब क्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन डालो तो बोलता है हाँ मेरे पास जगह है, डालो ना, हमको जरूरत भी है, जगह भी है मेरे पास, हम उसको रख लेंगे और ज्यादा खुश भी होंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये जो ऑर्डर है ना, इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में सेट होते हैं और इसके डेफिनेट रीजन है, ऐसा नहीं है कि कुछ रटना है आपको। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन रिलीज करता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ओके, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर आप करोगे तो क्लोरीन ज्यादा खुश होता है इलेक्ट्रॉन लेके, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ओके, तो हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दिस ऑर्डर। और वो भी आपको एक चीज जानना है कि ग्रुप 17 वाले हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेते हैं, समझ गए। बट क्लोरीन कंपैरेटिवली जल्दी गेन करना चाहता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, समझ गए। चलिए, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, मतलब यदि न्यूक्लियस की चार्ज इंक्रीज होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। इंक्रीज। Increase. न्यूक्लियस जो है वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक उसका चार्ज बहुत अच्छा से पहुंच रहा है, तो कोई बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको और जल्दी खींच लेगा ना, ठीक है ना, लॉजिकल। स्टेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मान लो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जैसे कि नाइट्रोजन है,
तो नाइट्रोजन क्या एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर में लेना चाहेगा? नहीं ना। No, sir. नो अब सर लिखा भी तो मतलब वेरी वेरी लो बोल सकते हो, वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नियॉन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। हाँ, देयर इज वन मोर लॉजिक। ये वाला पहले टेबल देख लो आप ध्यान से। ये नेगेटिव साइन में मत जाइएगा, नेगेटिव साइन सिर्फ बता रहा है कि एक्सो है। एक्सो मीन्स एनर्जी बाहर जा रही है। ओके, तो नेगेटिव के चक्कर में मत फंसना है, सिर्फ आप वैल्यू पे जाओ। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आप फ्लोरीन की देख रहे हो कि क्लोरीन की देख रहे हो? Chlorine. क्लोरीन, माइनस साइन नहीं देखना है। Chlorine. क्लोरीन सबसे ज्यादा, नेक्स्ट फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन और सल्फर में भी वही कहानी है। ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है, होता है ना, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। तो देखो सल्फर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, सल्फर ऊपर जाएगा, अंडरस्टूड। और इनफैक्ट आप इस ग्रुप में तो एक चीज कहानी देखोगे कि सल्फर और ऑक्सीजन का क्या है, सबसे कम है कि सबसे ज्यादा है? सबसे कम है. सबसे कम. ऑक्सीजन ये सबसे ध्यान कम में है। रखिएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, ऑक्सीजन का सबसे कम एनर्जी निकलता है ग्रुप 16 में। यहाँ पे तो ठीक है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आती है, बट यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेडियम, फिर ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, डेल्टा HEG ग्रुप 16 में सबसे कम किसका है? तो ऑक्सीजन का है। ओके, और ये जो मैं लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल ऑर्डर जो होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए, नॉर्मल ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि साइज बड़ी होती जाती है डाउन द ग्रुप। Yes. ओके, बट देयर इज अ प्रॉब्लम यहाँ पे, थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड। ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड p block element is greater than second period p block element। देख रहे हो ना, दिस वन इज द सेकेंड पीरियड एंड दिस वन इज द थर्ड पीरियड, और p ब्लॉक एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड वाले का ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। क्लियर? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये कहानी दिया हुआ है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि साइज छोटी होती है तो इंक्रीज होती है। अच्छा बेटा मुझे ये बात बताओ, ये अप द ग्रुप दिया हुआ है, तो अप द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप तो ठीक है मालूम है, अप द ग्रुप क्या होना चाहिए? इंक्रीज की डिक्रीज? Increase. सर इंक्रीज इंक्रीज ना, छोटा साइज है, Increase. छोटा साइज है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ओके, छोटा साइज है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वेट अ मिनट, देयर इज अ कॉल। हेलो, हाँ सर। सर अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी होस्ट, एक मिनट बच्चों वेट करना। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट, समझ गए? अप द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? Increase. इंक्रीज होगा, छोटी साइज। अब आते हैं नेक्स्ट कहानी, मेटेलिक कैरेक्टर पे। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझने के लिए बच्चा आपको यही दो चीज समझनी पड़ती है। मान लो एक एलिमेंट है X, ठीक है ना, देखो आराम से आंसर देना, ठीक है ना, हड़बड़ा के नहीं। एक एलिमेंट X है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। तो मुझे एक बात बताना कि बेटा इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? मेटल। क्यों? सर क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। यस, वेरी गुड। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे।
मेटल्स वो होते हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भैया आयोनाइजेशन एनर्जी को तो लो ही रहना पड़ेगा। ओके, चलो एक और छोटा सा यदि आप मुझे चीज बता पाओ, टेल मी विच इज अ बेटर मेटल, सोडियम और मैग्नीशियम? सोडियम। सोडियम। क्योंकि सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टेबल होने के लिए। आपको मालूम है ना, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग देखें तो 2 8 1 होता है और वो 2 8 हो जाता है। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन निकालनी है, मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैग्नीशियम कंपैरेटिवली इज थोड़ा कम अच्छा मेटल कंपेयर टू सोडियम, है ना। तो मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। ओके, तो मेटल्स क्या बनते हैं? कैटायंस बनते हैं, है ना। और कैटायंस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, और लूज करना इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना लेस होगा उतना अच्छा होता है। और यदि मैं अक्रॉस द पीरियड जाते हूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होने लगती है। तो मुझे एक बात बताना, इधर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? Decrease. Decrease. वेरी गुड, डिक्रीज होगा। इधर डाउन द ग्रुप Increase. Increase. समझ गए? चलो वेरी सिंपल है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मानो एक है वाई मतलब एलिमेंट है, उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद खुश होता है, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताइएगा कि वो एक अच्छा नॉन मेटल होना चाहिए कि मेटल होना चाहिए? नॉन मेटल। Non-metal. अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहता है कि दे इलेक्ट्रॉन दे, बहुत एनर्जी रिलीज करें तो खुश होता है वो, तो नॉन मेटल है। ओके, गॉट इट। चलिए, तो ये आप दिमाग में रख सकते हो, ये तो सिंपल है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर एनायंस बनाता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा से गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी हाई रहेगी उतनी अच्छी बात है। इधर बताओ, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज की डिक्रीज, साइज छोटा होने लगता है? Decrease. इंक्रीज। Increase. बेटा इधर साइज छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? छोटे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आराम से गेन होगी कि मुश्किल से गेन होगी? सर आराम से। आराम से। तो आराम से इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ना होगा? Yes, Yes, sir. sir. Increase. सर इंक्रीज ही बोले। अच्छा इंक्रीज ही बोल रहे हो, ठीक है। अब देखिए, आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है वो समझा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको मालूम है? नहीं मालूम है? अच्छा, पढ़े ही नहीं हो तो मालूम कैसे होगा? अच्छा, मान लो ये 2 एटम्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। ओके, मुझे एक बात बताना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जितना फीलिंग इसको मिल रहा होगा उतना ही फीलिंग इसको भी मिल रहा होगा, तब ना शेयरिंग हो रही थी। ए ने बोला कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, बगल वाले ए ने भी बोला कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में लगा दिया, शेयरिंग कर दिया। तो ए को जितना इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी इन 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इधर वाले ए को भी उतना ही इलेक्ट्रॉन की चार्ज की फीलिंग होगी। ओके, बट मान लो एक पल के लिए कि शेयरिंग हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि शेयरिंग होता है, बिजनेस खड़ा होता है तो कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगता है, ऐसा होता है। मान लो ए और बी ने बॉन्ड बनाया, और ये बी जो है ना, मतलब ए भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, बी भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, बट ये बी क्या किया है, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ ज्यादा खींच लिया है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, जब बी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अपने तरफ खींच लेगा तो चार्ज की फीलिंग ज्यादा किसको महसूस होगी? बी। B. तो हम मान सकते हैं कि बी पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव।
डेल्टा से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बता रहे हैं। तो ए पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, है ना। तो Yes, sir. ऐसे कंडीशन में जहां पे एक मॉलिक्यूल में शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की जिसकी शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम क्या बोलेंगे, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। मतलब बोलने का कि बी की ज्यादा शक्ति है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेने का। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि बी यदि ए से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है तो बी से भी पावरफुल कोई दुनिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मानो बी ने सी के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया, बट सी ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लिया, तो सी यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कंपेयर टू बी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, बोले तो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है, उसमें किसी एक एटम की कितनी क्षमता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर ले, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है, बोले तो एक मॉलिक्यूल है, उसमें किसी एक एटम की टेंडेंसी या क्षमता कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अपने तरफ खींच लेता है। ओके, गॉट इट। उस क्षमता को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ बॉन्डेज कॉन्सेप्ट। बॉन्डेज कॉन्सेप्ट एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू सिंगल एटम। मतलब आपके पास एक सिंगल एटम पड़ा हुआ है, मान लो ए एक एटम, एक सिंगल एटम। आप बोलोगे कि सर मुझे बताइए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं कैसे बताऊंगा? अरे जब तक वो किसी मॉलिक्यूल में नहीं है तब तक वो अट्रैक्ट करेगा तो क्या अट्रैक्ट करेगा। तो एक सिंगल एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई महत्व नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है जब वो किसी के साथ बॉन्डेड है। ओके, बोलने का मतलब ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट और ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। जैसे देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अलग अलग वैल्यूज देते हैं। जो लाइनस पाउलिंग का नाम सुने हुए हो, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ कुछ वैल्यूज दिए थे। जैसे कि उन्होंने बोला था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 4। ओके, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.1, बट बाद में IUPAC ने बोला कि इसको 2.2 माना जाए। आप मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन यदि आपस में बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ थोड़ा भागेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। Chlorine. है ना, क्लोरीन। ज्यादा वैल्यू उसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागेगा। गॉट इट। तो ये एक रिलेटिव वैल्यू है, ये किसी के आधार पे डिसाइड होती है। अब वहीं मैं सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया जाता है 0.9, हाइड्रोजन की 2.2। अब मुझे एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर भागेगा, हाइड्रोजन की तरफ कि सोडियम की तरफ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Hydrogen. समझिए बात को। ओके, तो देखो लाइनस पाउलिंग ने जो सारे वैल्यूज दिए थे, ये वैल्यूज थोड़ा आपको दिमाग में रखना। और कौन कौन, देखो बेटा, ये सारे वैल्यूज ना, कम से कम इतने वैल्यूज आपको याद रखने। ओके, क्योंकि यदि इसको आप नहीं याद रखोगे ना तो ऑर्गेनिक में फंसोगे जाके। ओके, और बहुत आसान है याद रखना। देखो ग्रुप 2 में यदि देखोगे ना तो पहला का 1 है तो 0.5 बढ़ा, 0.5 बढ़ा, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 बढ़ा। गॉट इट, अंडरस्टूड। और वहीं ग्रुप 2 में देखोगे तो 0.3 बढ़ता है, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, यहीं पे सिर्फ 0.4, 0.5। अंडरस्टूड। आप मुझे एक बात बताओ एक पल के लिए कि नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ घसका हुआ होगा कि कार्बन की तरफ घसका होगा? नाइट्रोजन। 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 ओके, अब इस चार्ट से आपको क्या नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No. देखो बेटा, ये जो मैं गोल कर दिया हूं ना, इन सारे वैल्यूज को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ओके, और हाइड्रोजन की बुक्स में 2.1 दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट IUPAC ने अब उसको बोला है कि 2.2 एक्सेप्ट कर लेना। ओके, 2.2 मान लीजिए। देखो डाउन द ग्रुप आप देख रहे हो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ओके, देख रहे हो ना, डिक्रीज हो रही है। ओके, ये दो तो प्लीज याद रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन का, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आप समझ लो बेटा। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में ले लेता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में ले लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा खींच लेता है, थोड़ा अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं कि नहीं? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए? Yes, sir. है ना? तो दो पोल क्रिएट हो गए हैं, तो ऐसे केस में जहां पे दो पोल क्रिएट हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल में, हम उसको बोलते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। डाई मतलब दो, दो पोल क्रिएट हो गई है, तो डाइपोल मॉलिक्यूल। अच्छा बच्चा, एक और बताना मुझे, चलो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मान लो वाटर है, ठीक है ना, मान लीजिए वाटर। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? Oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होती है 3, ठीक है ना, डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। वाह, बारिश आने वाला है, फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। आप लोगों की तरफ भी बारिश आने वाली है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हो रही है। हो रही है। देखो, नॉर्मली जो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ये वाला दिया गया है पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल मतलब लाइनस पाउलिंग ने बताया था इसके बारे में। ओके, दिस इज द पाउलिंग स्केल, मतलब ये सारे वैल्यूज लाइनस पाउलिंग ने दिया था और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। एक और वैल्यू दिया था मुलिकन ने। मुलिकन ने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का एक तरीका बताया था, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। मुलिकन ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, दैट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? अब देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे एक बात बताओ तो, A प्लस है, A2 प्लस है और A3 प्लस है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी? A प्लस। A+. चलिए मानते हैं। मुझे एक बात बताओ तो, इलेक्ट्रॉन के मामले में सबसे भिखमंगों वाली स्थिति किसकी? A3. A3। A3 प्लस की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसका, तो इलेक्ट्रॉन के मामले में सबसे भिखमंगों वाली स्थिति A3 प्लस की। तो जब भिखमंगा वाला उसका स्थिति है, तो उसका पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा? उसको गेन करेगा. Gain करेगा. खींचने का कोशिश करेगा। गेन वाला यहाँ बात नहीं हो रहा, खींचने वाला बात हो रहा है, खींचेगा। तो कोई दिक्कत? No, sir. No. इलेक्ट्रॉन के मामले में सबसे राजा कौन है यहाँ पे? X3 minus. 3 minus. 3 माइनस। तो आप राजा को और दोगे तो लेगा क्या? नहीं सर। No, sir. No. समझ आ गया? ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड याद रखनी है कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। चैप्टर की तो लगभग कहानी खत्म है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं आप एक मिनट ये वाला बताना। तो
The electron affinity of nitrogen is lower than that of carbon because नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन मतलब निकालना भी दिक्कत है, उसको गेन भी एक इलेक्ट्रॉन करवाना दिक्कत है, कार्बन से लोअर है। क्या रीजन, क्या रीजन हो सकता है? वेरी सिंपल ना यार, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन गिव्स 2p4 कॉन्फ़िगरेशन। अब 2p4 करना चाहिए क्या, 2p3 रहना चाहिए, है ना? गॉट इट? पहला ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन। चलो मान लिए एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन की लोअर है कार्बन से, बट दिस इज नॉट द रीजन। In a given energy level, the order of penetration effect or different C. orbital. C. ये वाला बताइएगा। The electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43. क्या होगा? अच्छा देखो, आपको ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। अच्छा 43 से यदि ऊपर जाएंगे तो कितना माइनस करेंगे? 18 माइनस करेंगे। 18। तो 43 से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 25। ठीक है ना? तो आपने बोला बी, 2 2 4 10 12 18 28। नहीं ये नहीं होगा बेटा, बी तो नहीं होगा, ए होना चाहिए। क्या देखो तो 2 2 4 10 12 18 20 20। यस सर। The electron gain enthalpy values for the halogen. क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन ए। Modern periodic table is based on the atomic number of element. The experiment which proved the significance of atomic number. किसने बताया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। B. The electronic configuration belongs to. सर एस ब्लॉक। S block। चलिए देखते हैं। 1s2 2s2 सर डी ब्लॉक। D ब्लॉक होगा, सही। 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p6 के बाद क्या बढ़ता है? 5s2। 5s2 के बाद 4d10। D ब्लॉक मत फंस जाना, लास्ट में 5 देख के मत फंस जाना। 5 तो पहले बढ़ता फिर 4d बढ़ती है। ये वाला आप बता सकते हो क्या? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान किया था जब आई मेंस की क्वेश्चन है। क्या होगा? Which of the following relation is correct? आपने बोला सर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है, बट आपको यदि याद आ रहा होगा तो मैंने अभी एक चीज पढ़ाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रॉन देखो क्या होता है, ट्वाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आयोनाइजेशन C होगा। सी। क्या होगा? सी। C. Which of the following elements belongs to the D block? देखो आपने पढ़ा हुआ है कि 58 to 71 कौन होती है? 4f सीरीज। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 58 सेरम है। ओके 29। 29 तो कॉपर है, ये तो देख के लग रहा है। 46। 46 पैलेडियम है। ओके तो इस चैप्टर के लिए फिलहाल तो इतना ही है, और कुछ चैप्टर में नहीं है, बट जो बच्चों ने जितना कुछ मिस किया है आई विल रिक्वेस्ट यू कि पुराने लेक्चर देख लेना, क्योंकि इससे आगे वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. चलिए बाय।